खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जे के सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। हस्ब वादा आपके सामने हम प्रोग्राम लेकर हैं और इस उम्मीद के साथ कि आज की इस हफ्ते की नशरियात में हम आपके सामने जब आए हैं तो मशरक़ी वस्ता पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल और दीगर सियासी मामला पर हमारी नज़र रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र है। SCO का इजलास होने वाला है लेकिन सूरत हाल कुछ अलग ही बनी हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ दीगर मामला भी होंगे। और आज से वादा कि आज इंशाल्लाह आखिरी 10 से 12 मिनट 15 मिनट का वक्त होगा, यानी 9:40-45 के फ़ौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप कॉल करेंगे, नई हुकूमत के लिए अपनी बात भी रखेंगे, मसाइल और मामलात पर गुफ्तगू भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो आप जब हमारे साथ आए हैं, आप मॉर्निंग शो में हमारे साथ ज्वाइन किया है तो याद रखिएगा हमारी राब्ता साइट यूट्यूब पर बराह रास्त नशरियात आप देख रहे हैं इस वक्त, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिंक जो है यूट्यूब की वो हमारे पास फेसबुक पर भी हैं और इंस्टाग्राम और कू पर भी आप हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी खबर, तज्ज़िया और तबसरा आपके सामने रहता है, उस उम्मीद के साथ कि जो मोहब्बत और प्यार वहाँ पर आप हमारे साथ बांटते हैं वो आज भी जारी रहेगा, क्योंकि जिस तनकीद आपकी तरफ से वहाँ पर हो रही है प्रोग्रामों को लेकर या आपकी आरा हम तक आती है, उससे हमें हौसला अफजाई होती है, उससे हमें हिम्मत मिलती है मज़ीद प्रोग्रामों को बेहतर बनाने के हवाले से। फिलहाल प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद भी, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और बताएंगे आपको तारीख के पन्नों में आज बहुत सारे ऐसी वाक़ात गुजर चुके हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी था, जो याद दहानी आपकी करानी ज़रूरी थी, लेकिन उन अहम वाक़ात में से चंद अहम वाक़ात अभी आपके सामने फटाफट से रखेंगे आसिफ रशीद, जिसके बाद पाकिस्तान से शुरुआत करेंगे खबर की, क्योंकि SCO का इजलास बहुत जल्द होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। और इससे पहले कि खबरों की तरफ जाएं, तज्ज़िया और तबसरा हो, मेहमानों के पास चले, अपने नुमाइंदों के पास जाएं, हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे के मुतालिक चंद अहम तरीन बातें बतानी हैं। आज के दिन की तारीखी एतबार से अहमियत क्या है। इतिहास के पन्नों में जब आज हमने पलटा तो पता चलता है कि कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं, वाकयात हैं जो सर फहरिस्त हैं। 539 में आज ही के दिन अंग्रेजी या ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक मगरबी एशिया में वाक़ मुल्क पर फारिस या ईरान ने कदीम मुल्क बाबुल पर कब्जा किया। और जब आप 539 ईस्वी को देखते हैं, तारीख आप गिनते हैं तो ये अक्टूबर की 12वीं तारीख आती है। 1748 में आज ही के दिन हवाना में बरतानिया और स्पेन के दरमियान जंग हुई। ये पहली जंग थी जहां पर दो बड़े ममालिक आमने सामने आए। 1775 में अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में पहली बार योम कोलंबस मनाया गया और ये इस तरीके से पहला इस तरह का बड़ा इवेंट था। 1860 में बरतानिया और फ्रांस की अफवाज ने चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग पर कब्जा किया। इसके बाद कोई ऐसा दूसरा मौका नहीं आया जब ये दो ममालिक यहां पर काबिज हुए हों। इन दोनों ममालिक के बाद जापान के साथ ताल्लुकात चीन के खराब हुए, लेकिन बरतानिया और फ्रांस के साथ आज तक ताल्लुकात बेहतर ना होने की एक वजह यह भी है जो 1860 में आज के दिन जंग हुई थी। 1964 में सोवियत यूनियन या उस वक्त के USSR ने बगैर खलाई सूट पहनाए खलाई मुसाफिर को खला में आज के दिन रवाना किया, स्पेस में भेजने का फैसला किया। और यह फैसला सोवियत यूनियन ने उस वक्त किया जब हमने देखा कि बगैर खलाई सूट के साइंसदान को रवाना किया गया या एस्ट्रोनॉट को भेजा गया। 1967 में मुजाहिदे आज़ादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इंतकाल हुआ, आज उनकी बरसी है। साल 1967 में ही अमेरिकी सूबा मैनचेस्टर के जंगलों में आग लगने से 453 अफराद की जान चली गई। साल 1992 में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में ज़ल्ज़ले से तकरीबन 510 लोगों की मौत हुई। 1997 में अल्जीरिया के सैयदी दाऊद में 43 लोगों को कत्ल कर दिया गया। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन ये वाक़यात रूनुमा हुए। आज से 24 बरस कबल 2000 में खलाई शटल डिस्कवरी फ्लोरिडा से खला या स्पेस में लॉन्च किया गया। इसके 2 बरस बाद 2002 में बॉलीवुड में नाइट क्लब में दहशतगर्दाना हमले में आज ही के दिन 202 अफराद की मौत हुई। साल 2004 पाकिस्तान ने गौरी 1 मिसाइल का तजर्बा किया और ये तजर्बा कामयाब रहा। जो 13.5 महीनों की मेहनत थी वो पाकिस्तानी हुकाम और साइंसदानों की कोशिश या वो मेहनत आज के दिन रंग लाई 20 बरस कबल। तो ये चंद अहम तरीन वाकयात जो आपके सामने हमने रखे हैं।
तो बड़ी बातें कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं, तरजीहात में हमारी शामिल रहती है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी। इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर हम जाएं, मकामी सतह पर होने वाली सियासी पेशरफ्त के ताल्लुक से बात करें। आज सबसे पहले एससीओ के इजलास के मुतालिक आपको खबर देनी है, क्योंकि कुछ दिनों का वक्त बचा है या कुछ घंटे पाकिस्तानी हुकूमत के पास है, जिसको इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर तैयारियां करनी है। मगर उन सब के बीच में जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर आने वाले मेहमानों के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा था, वहीं पाकिस्तान के अंदर ही सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए खुद नुकसानदेह साबित हो रहा है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जमात एक बार फिर से सड़कों पर निकलने के लिए कॉल दे चुकी है, और उसी दिन जब ये बड़ा इवेंट पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में 48 घंटों में कंक्लूड करने की तैयारी होगी, इस्लामाबाद के अंदर एहतिजाजी मार्च की कॉल दी गई है, जो इशफाक परेशानी का सबब शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए बन सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक नई परेशानी है, क्योंकि 15 और 16 तारीख को एससीओ का अहम तरीन इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, और इजलास के अंदर तमाम मंदुबीन जो है, जो शुरका है, वो उन्होंने आने की बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है, और भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में फिर से उबाल आया है। एससीओ के इजलास से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान के मरकज इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करने की कॉल दे दी है, और ये एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर होगी। 15 और 16 तारीख को ये एहतजाज कराया जाएगा। इस ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जिला और सदर मकामात पर जारी एहतजाजों को फिलहाल बंद करने का ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि 14 तारीख से पेशकदमी होगी इस्लामाबाद के डी चौक की ओर, और 15 और 16 तारीख को एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के मरकज इस्लामाबाद के अंदर होंगे, जहां एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि किसी को भी रखना डालने की इजाज़त नहीं होगी, और इंतज़ामिया माकूल और मुनासिब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो हुकूमती इदारों के खिलाफ काम करेगी। ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान भी सामने आया है, और इस बीच अंदरूनी वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, उनका भी बयान आया है, और साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बयान आया, जिन्होंने कहा कि मुल्क की साख दाव पर लगी है, और तहरीक इंसाफ जिस तरीके की सियासत कर रहा है, ये किसी को भी काबिल कबूल मुल्क के अंदर नहीं होगा। एससीओ का इजलास अक्टूबर 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर होना है, और तकरीबन 15 साल के वक्फे के बाद भारत की शिरकत पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारजा साहब करेंगे, और आला सतही वफ़द एससीओ के इजलास के अंदर मौजूद रहेगा। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि जहाँ मुख्तलिफ टॉप दुनिया भर के लीडर्स की पाकिस्तान आमद 13 तारीख से शुरू होगी, उससे पहले ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिनेरियो पर एक बड़ा सवाल इस वक्त पैदा हुआ है, और ये सवाल पैदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाजी मुजाहिरे और धरने कराए जाएंगे। तो ये थी जनाब पाकिस्तान के हवाले से खबर, जहां पर आलमी सतह के इजलास होने जा रहा है, लेकिन उससे कबल क्या कुछ सूरत हाल बन रही है, हमने आपके सामने मुख्तसर सी रख ली। फटाफट से नजर जरा लबनान पर भी डालते हैं, जहां पर जंग की सूरत हाल बनी हुई है, और हर सुबह ये खबर सामने आती है कि दर्जनों लोगों की मौत हुई है। लबनान और इजरायली हमले के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि गैर मुल्की अफवाज भी वहां पर महफूज नहीं, और भारत की तरफ से जो अफवाज वहां पर मौजूद है यूएन सिक्योरिटी अफवाज के साथ, तो उन पर भी एक सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक जिनके पास यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप है, तकरीबन 200 के करीब ममालिक हैं, इनमें भारत भी शामिल है। भारत की फौज भी उन जंगज़दा इलाकों के अंदर पूरी दुनिया में काम करती है, यूएन के बैनर तले, जहां पर अमन व अमान को बरकरार रखने की जरूरत पड़ती है। तो यूनाइटेड नेशन के दफातर के साथ जो अफवाज मुंसलिक है, इनमें भारत भी है, और बड़ी खबर यह है कि भारतीय फौजी भी खतरे में पड़े हैं, यानी वो जवान जो यूएन पीस कीपर्स कहलाते हैं, इस फौज का, इस मिशन का हिस्सा है। एक तरह से ये मिशन होता है जिसमें दुनिया भर के कई ममालिक ने अपनी अफवाज भेज रखी हैं, जिनसे हालिया जब इजराइल का दौरा वज़ीर आज़म का हुआ था तो उस वक्त मुलाकातें भी हुई थी इन तमाम लोगों से,
जवानों का हौसला भी वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से बढ़ाया गया था। लेकिन ये अफवाज इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इजराइल की तरफ से जो हमले लेबनान के सरहदों पर या इसके दाएं बाएं किए जा रहे हैं, इसकी वजह से भारतीय अफवाज भी खतरे में पड़ी हैं। ठीक वैसे ही बाकी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो अफवाज हैं या फौजी एहलकार हैं, यूएन पीस कीपर्स हैं, इस मिशन का हिस्सा है, वो भी उनकी जान भी खतरे में। तकरीबन 600 के करीब भारत के जो फौजी हैं इस वक्त लेबनान और आसपास के हिस्सों में गजा तक जुड़ने वाली सरहदों के साथ तैनात किए गए हैं। 120 किलोमीटर तवील ये जो ब्लू लाइन कहलाती है, जहां पर यूनाइटेड नेशन के इस मिशन के तहत अमन और अमान को बरकरार रखने का इस मिशन के तहत एक कोशिश होती है, एक मंसूबा होता है। लेकिन फिलहाल चूंकि हर तरफ फिजाई हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, और अगर मीडिया रिपोर्ट्स को दुरुस्त माना जाए तो वजारत दाखिला ने भी अपने एक बयान में तस्दीक की है कि ब्लू लाइन पर बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। लेकिन इजहार तशवीश भी किया गया है। गहरी नजर अगरचे भारत सरकार की सारे मामलात पर है, मगर यह कतई नहीं भूलना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जितनी भी अफवाज या इस बैनर के नीचे अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं, खतरे से खाली हैं। तो हर एक जगह पर जहां बमबारी हो रही है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। ये तो एक खबर आपके सामने उन फौजी जवानों के ताल्लुक से जो भारत के हैं, यूएन पीस कीपर्स हैं या इस मिशन का हिस्सा हैं। लेकिन गजा के अंदर भी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। जंग को 1 बरस मुकम्मल हो गया है और इस 1 बरस की तबाही ने 7 अक्टूबर 2023 से 12 अक्टूबर 2024 तक के आदादो शुमार से ये पता चलता है कि 902 खानदान मुकम्मल तौर पर मिट गए, मिट्टी में मिल गए। 1364 खानदानों का सिर्फ एक फर्द बचा है। इस बात से आप अंदाजा लगाइएगा कि गजा के अंदर 7 अक्टूबर के हमास के इजराइल पर होने वाले हमले के बाद जो तबाही मची, जिस हिसाब से कार्रवाइयां की गई, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अलग अलग मकामात पर बमबारी की, पुराने शहर को मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील कर दिया, जहां पर 23 से ज्यादा जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल थे उनको तबाह किया गया। 1000 से ज्यादा मसाजिद शहीद हुई और इसके अलावा वो इमारतें जिनमें बताया जाता है कि गिरजा घर थे, मंदिर थे, उन पर भी बमबारी की गई। कोई भी ऐसा इलाका जनूबी गजा के अंदर, वेस्टर्न बैंक के अंदर, हाइफा के अंदर, मिनारिया के अंदर मुकम्मल तौर पर यहां तहफ्फुज किसी को हो, यह कहना बहुत मुश्किल है। मरने वालों की तादाद 43,000 से तजावुज कर गई है। लेकिन गुज़श्ता 1 साल के दौरान इन हमलों में 902 फैमिलीज मुकम्मल तौर पर जिनका नामो निशान मिट गया है। अब 1364 ऐसी फैमिलीज या ऐसे खानदान जिनमें से एक फर्द बचा है, एक आज के वक्त में जिंदा है, वो सूरत हाल को बयान भी कर रहा है बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के साथ बात करते हुए। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स को दुरुस्त माना जाए तो 902 खानदानों के तमाम अफराद गुज़श्ता 1 साल के दौरान जाँ बहक हुए हैं। तकरीबन 1364 फलस्तीनी खानदान ऐसे हैं जिनका एक फर्द या एक मेंबर इस वक्त भी जिंदा बचा हुआ है। रिपोर्ट्स इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि 3472 खानदानों के सिर्फ 2 अफराद जिंदा बचे हैं और 1 साल से जारी जंग के दौरान 17,000 से ज्यादा बच्चे वालिदैन में से किसी एक या दोनों खो चुके हैं। अब 17 से 18,000 बच्चे जो इस जंग में मारे भी गए हैं और इतने ही बच्चे ऐसे हैं जिनमें पेरेंट्स का दोनों में से कोई एक, या तो वालिदा या फिर वालिद, जिनका साया इनके सरों से उठ गया है। ताज़ा तरीन आदादो शुमार जब इस जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया है तो ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस जंग के नतीजे में 42,126 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 98,100 से ज्यादा यानी तकरीबन 1 लाख के करीब लोग बुरी तरह मुतासिर है। सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि जो लोग जख्मी हैं, अगर कोई बच्चा भी है तो वो जाएं कहाँ, पीछे भी कोई रास्ता नहीं, आगे भी मुकम्मल तौर पर शहर खंडरात में तब्दील हुआ है और जिन अक़वाम मुत्तहिदा के सरकारी स्कूलों के अंदर या इमारतों के अंदर वो पनाह लिए हुए थे वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। 61 फलस्तीनी जो कि पिछले 24 घंटों में फिजाई हमलों की जद में आए हैं, मारे गए हैं, ओवरऑल 43,000 के करीब। लेकिन तबाहकुन सूरत हाल ने इस पूरे खित्ते के अंदर बदतरीन इंसानी बहरान से पूरी दुनिया को गुजारा है। ये सूरत हाल आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आज के वक्त में सिर्फ 1400 में से कि तमाम इन खानदानों का 1400 के करीब फैमिलीज में से एक फर्द जिंदा बचा है। चलिए जनाब, ये तो फसाद ज़दा इलाका और जंग जगह इलाका ईरान लबनान है,
फ़लस्तीन है, इजराइल है, जहां पर इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। और ये सिचुएशन थी जनाब बैनुल-अक़वामी सतह पर, थोड़ी सी हमने अक्कासी करने की कोशिश की। लेकिन ज़रा आज के दिन की बात करते हैं, और आज का दिन इंतहाई अहम है, जहाँ एक तरफ से बड़ा दिन है, वहीं दूसरी तरफ से वज़ीर दिफा भी आज पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। और वज़ीर दिफा जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत मुल्क के दीगर रियासतों के लिए तकरीबन 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह आज 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिनमें 19 प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, 11 प्रोजेक्ट जो है वो लद्दाख के अंदर है, 18 प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, 9 प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, 6 जो है वो सिक्किम के अंदर है, 5 हिमाचल प्रदेश के अंदर, 2 वेस्ट बंगाल के अंदर, और राजस्थान और नागालैंड, मिजोरम, अंडमान निकोबार के अंदर एक और प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। और कुल मिलाकर 75 प्रोजेक्ट है जिन्हें आज इफ्तिताह किया जाएगा। राजनाथ सिंह जिन प्रोजेक्टों को आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। मशरकी लद्दाख के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल पाकिस्तान चीन के साथ बनी हुई है, वहां पर इन प्रोजेक्टों का बनना एक संग मील है। वहीं पर चीन के साथ लगने वाली सरहदें जिन जिन रियासतों के अंदर है, वहां पर भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। और यही वजह है कि आज इंतहाई अहम और हसास प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने जा रहा है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब। न सिर्फ इतना बल्कि बीआरओ को जो काम सौंपा गया था कि वक्त मुकर्ररा के अंदर आपने इन तमाम हसास प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना है, उन्होंने अपनी डेडलाइन को पूरा किया है। और इस तरीके से बीआरओ ने यह साफ कर दिया कि उन्हें जो काम सौंपा जाएगा वो हर नामुमकिन को मुमकिन भी बना सकते हैं। जहां एक तरफ से चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वहीं पर वजीर दिफा और वजारत दिफा ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों को भी हल्का नहीं लिया गया है। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क है, चाहे वो पुल है, चाहे वो मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड्स है, या सेफ्टी के तौर पर बंकर्स बनाना है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है। और मरकजी हुकूमत लगातार इस पर ध्यान बनाए हुए है, तब से जब से करगिल का इंसिडेंट हुआ, और तब से जब से एक बार फिर मशरकी लद्दाख के अंदर चीन और भारतीय अफवाज आमने सामने, उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। और फौज को दरपेश मसाइल जो थे उन्हें हल करने के लिए हर कदम उठाया गया है। राजनाथ सिंह का सुबह सुबह का बड़ा बयान, और आज पूरा दिन वो मौजूद रहेंगे इन तमाम मकामात पर जहां पर वो ये इनॉग्रेट भी करेंगे। और शाम को माना जा रहा है कि फौजी जवानों के साथ वो दशहरा की तकरीब भी मनाएंगे। जी आसिफ, इससे पहले हमने देखा कि गुज़श्ता रोज जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सारा एरिया जिसको हमने देखा कि कैप्चर किया गया है मैक्सिमम एरियाज के अंदर, और ये जो तस्वीर अलग अलग मकामात के आप देख रहे हैं, यही वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर सरकार आज 2236 करोड़ रुपए यानी 2236 करोड़ रुपए के तहत जो मंसूबे बने हैं, जो खर्च किया गया अलग अलग एरियाज के अंदर। तो सिक्किम और आसपास के हिस्सों में कल तमाम मंसूबों का इफ्तिताह हो चुका है। आज नॉर्दर्न बेल्ट की बात है और हिमालयन रीजन के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी के एतबार आज वज़ीर दिफा साहब सिक्किम में जाएंगे, फौजियों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है उनके साथ पूरा दिन भी बिताएंगे, और दशहरा भी उन्होंने जवानों के साथ मनाना है, वो भी तैयारियां की गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस खबर के बाद। बात जरा मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की करते हैं। इंतजामिया की बात हो रही है तो इंतजामी सतह पर आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में भी काफी ज्यादा हलचल इंतजामी सतह पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हमने देखी है। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में सिविल सर्विसेज रूल में तरमीम कर दी गई है, और यूनियन टेरिटरी के अंदर एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दर्जा चाहरम के असामियों को आइंदा जब फिल किया जाएगा, पुर किया जाएगा या खाली असामियों को भरा जाएगा, तो इस हवाले से जो कवायद व ज़वाबित थे उनमें तरमीम या हल्की सी तब्दीली करके मजीद इस ऑर्डर के सामने आने के बाद पता चलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया दर्जा चाहरम की जो भर्तियां होंगी इस मामले में भी बाख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया हुई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रात देर गए सिविल सर्विसेज रूल को दोबारा से तश्कील दिया, उसमें कुछ तरमीम की है, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिक्रूटमेंट फॉर नॉन गेस्टेड स्टाफ इंक्लूडिंग क्लास 4th एम्प्लॉयज़ के लिए भी मजाज करार दिया गया। और ये साफ कर दिया गया है
कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि पब्लिक सेक्टर, अंडर पब्लिक सेक्टर, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है और कंपनीज, कॉरपोरेट्स, बोर्ड्स हैं, इनमें जो मुलाजमीन है अब वो इस तरीके से नहीं बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से होते हुए ही निकलेंगे। और जब ये तरमीम रात देर के सामने आई उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस पर रद्द अमल भी आया है। नईम अख्तर अंद्राबी साबिक रियासती वजीर रह चुके हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टालवार्ड हैं। उनका मानना ये है कि जनाब ये जो सिचुएशन आज बनी है इसको इंतजार किया जा सकता था क्योंकि हुकूमत बिल्कुल पास पास है, हुकूमत बनने वाली थी। शायद ये फैसला अगर वो लेते तो उसको और ज्यादा फाइन ट्यून करके कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में बैक टू बैक फैसले लिए जा रहे हैं वो क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की पैदा कर देता है। एक तरफ से ये है, वहीं दूसरी सियासी जमातों ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की तरफ से लिए गए इस फैसले की नुक्ताचीनी की है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर कल 2 बैक टू बैक ऑर्डर्स आए, एक और ऑर्डर आया, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर ये ऑर्डर उस वक्त सामने आया जब आप देख रहे हैं कि नई हुकूमत बनाने के लिए कुछ ही घंटों का आप कह लीजिए या कुछ दिनों का वक्त बचा है जब नई हुकूमत मिलेंगी। और उससे पहले इन मामलात को लेकर जो चीज़ें एक अवामी मुंतखब हुकूमत के पास, बाज़ मुबस्सरीन का जो ख्याल है उनके पास होती थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया अगर इस तरीके से तब्दीली करती है तो फिर इसको उस हुक्मनामे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ कुलगाम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे शो सलाम जेके में। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद हो कि आप दोबारा से मुंतखब होकर आए हैं और बड़ा दिलचस्प मुकाबला आपके वहां से देखने को मिला है। ये जो हम सर्विसेज रूल्स में तरमीम देख रहे हैं, पहले पुलिस रूल में भी गुज़श्ता दिनों एक किसी तरीके की तरमीम आई, आज एक और तरमीम आई है जिसको लेकर सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इंतजार किया जा सकता था सिचुएशन को बेटर करने के लिए और रियासती इंतजामिया का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ दिन और इंतजार हो सकता था, जिसके बाद अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहती तो अपने तरीके से इसको फाइन ट्यून करके देती। ये जो ऑर्डर्स बैक टू बैक पिछले कई दिनों से आए हैं, पॉलिटिकली आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो नया ऑर्डर मूव हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से सिविल सर्विसेज रूल में अमेंड करके, इसे हम कैसे देखें? क्या ये एक पॉजिटिव मूव है या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस चाहता है कि उनके मातहत अब सब चीजें चलती रहें और उनकी निगरानी में ही सब कुछ हो? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए, और दूसरा ये कि आपका एक और बार शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में मुझे मुबारकबाद दी। ये हम सब के लिए, आपके लिए भी दोस्त की हैसियत से ये इतना ज़रूर कहूँगा मैं, देखिए पता नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कौन से मुशीर हैं, पता नहीं ये हुक्मनामा किस सोच की अक्कासी करते हैं, मैंडेट क्यों मिला? इलेक्शन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी निगरानी में चुनाव हुए पहली बार 2018 के बाद असेंबली तहलील थी और आज पहली बार असेंबली मुंतखब हुई। अभी हलफ लेना है और कल ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और पार्टियों ने उनकी हिमायत की चिट्ठियां भी भेजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो पेश की है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। अब दूसरा कदम होना चाहिए था कि सरकार बनाई जाए, लेकिन जाहिर है मैं तो यही कहूंगा कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या उनके जो भी मुशीर जहां भी हैं, जहां से भी उनको ये इशारे मिलते होंगे, घबराहट की शिकार है, अवामी एतमाद से खौफजदा नजर आते हैं। भला क्यों? अरे साहब, हमारे मुल्क का अभी आईन के अंदर जो अभी लोगों ने भरोसा दिखलाया, एक बार फिर जम्मू में, कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों ने
जमहूरियत का जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया, तो इसकी सराहना होनी चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए। और ये एक बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की, इंडियन डेमोक्रेसी की, जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो क्या ये भी मंजूर नहीं अफसरों को और कुछ अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनका आता पता भी नहीं? माफ कर लें आप, मुझे दुख होता है। मुझे ये सवाल नहीं है रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम, ये दायरा इख्तियार, ये इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को किसने दिया? अगर ऐसा करना ही था तो अभी वो बरजमान थे, अभी इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले भी ये इस पर ऐसा कोई हुक्मनामा, कई सालों से वो आज यहाँ कुर्सी संभाले हैं, तरमीम क्यों नहीं लाए? अभी यकायक जब हम चिट्ठियां भेजते हैं, जब हम का आईएन के अंदर हलफनामा सरकार बनाने का इंतजार कर रहे हैं हमारे अवाम, हम सब, और यकायक ये आर्डर निकलते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को वो कि हमें भरोसा नहीं है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर, भरोसा नहीं है अवामी मैंडेट पर? तो ये खुलकर बताना चाहिए। क्या वाकई तौर पर ये एक मूव ऐसा है जो एक लीडरशिप को लेना चाहिए था, पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना था, या एक शफाफियत की और एक और कदम है कि अब जो भी भर्तियां होंगी, चाहे वो क्लास 4 हो, नॉन गेस्टेड पोस्ट हो, वो एसएसआरबी से होंगी? आप बड़े सीनियर सहाफी हैं, मुझे बताइए मैंडेट है क्या? फिर मैंडेट काम का यही मामलात संभालने। जी, लाइन ड्रॉप हो गई है शायद। जी, तारिक आमिर साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे उनके साथ ज्वाइन करने की, जरा दोबारा कॉल मिलाइएगा। लेकिन जब ऑर्डर्स की बात हो रही है, चूंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और हुक्मनामा इस सिलसिले में जारी किया है और नए भर्ती के लिए नए उसूल भी मुतारिफ कराए गए हैं। बिलखुसूस महकमा दाखिला की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें पुलिस गैजेटेड सर्विस के लिए भर्ती के लिए नए कवायद जारी हुए हैं, और इसमें एक चीज और भी क्लियर की गई है कि अब जो भर्तियां होंगी वो बराह रास्त तकर्रियों और तरक्कियों के जरिए होंगी। इस नए ऑर्डर के मुताबिक एक तो वो जो सिविल सर्विसेज रूल में अमेंडमेंट की गई है, संशोधन हुआ है, वहां तरमीम हुई है, और ये दूसरा ऑर्डर है जिसके मुताबिक पुलिस गैजेटेड सर्विस के लिए भर्ती के नए रूल्स, नए उसूल मुतारिफ कराए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस रूल नोटिफाई कर दिया गया है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें इंतजामिया ने रिजर्व किए हैं 2 पोस्ट कमिश्नर्स के भी, और लद्दाख काडर फिलहाल जो है वो ज्वाइंटली चलाया जाएगा जब तक कोई हतमी फैसला नहीं होगा। यूनियन होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर वजारत दाखिला की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि रूल्स बाबत जम्मू कश्मीर पुलिस गेजेटेड सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, और उस आइडेंटिफिकेशन के तहत आईजीपी रैंक के 2 अफसर जो कमिश्नर रैंक के अफसर होंगे, 6 पोस्ट डायरेक्टर के, स्पेशल डायरेक्टर के, एडिशनल डायरेक्टर के, इसे बराबर कर दिया गया है डीआईजी रैंक जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज के। और ये साफ कर दिया गया है कि आईपीएस की इंडक्शन को भी लाजमी करार दिया गया है, और दीगर मामला भी इसमें जो है वो कर दिए गए हैं। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 1999 के बाद जो पुलिस अफसरान होंगे शायद उन पर इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक और सर्विस जो है वो पुलिस रूल्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस रूल्स को भी नोटिफाई कर दिया गया। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में कुछ दिन पहले हमने आपसे बात की थी और ये कहा था कि इंतज़ामिया जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। तो ये ज़रा सीधा हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इमरान नाइकू भी हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, पुलिस सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया गया है, मेजर पार्ट ऑफ द कानून जो है, नोटिफिकेशन जो है वो क्या है, किन लोगों को डायरेक्टली इसमें फायदा मिल सकता है और कितना इंतजार करना होगा मजीद लोगों को जो अभी इस इंतजार में थे कि शायद ये नया कानून आएगा तो उनकी प्रमोशंस और डिप्टेशंस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा? जी, दरअसल ये पुलिस J&K पुलिस सर्विसेज गैजेटेड रूल्स के नाम से हम इसको जानते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, और जिस ऑर्डर में इसी रूल्स को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विस गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 नाम दिया गया है।
और इस रूल्स के तहत जो यहाँ पे ऑलरेडी काफी टाइम से, जिसका आपने भी कहा कि हमने भी खबर चलाई थी कि जो यहाँ ऑफिसर्स हैं JKPS के, उनकी इंडक्शन नहीं होती थी IPS लेवल की, यानी उन्हें IPS का दर्जा नहीं दिया जाता था। और अब ये जो नोटिफाई किया गया है, इसमें गवर्नमेंट ने 2 IPS KPS ऑफिसर्स को IPS का दर्जा दिया है और इसके अलावा 6 JKPS ऑफिसरान को DIG का दर्जा दिया है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जो 2 IPS रैंक के जो ऑफिसर्स बनाए गए हैं उनमें कमिश्नर और इसके अलावा कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो JKPS के जो 2 ऑफिसर्स जिन्हें IPS की रैंक के बराबर दर्जा दिया गया है, उसकी जो डेजिग्नेशन होगी वो IPS नहीं होगी बल्कि कमिश्नर होगी, यानी कि 2 ऑफिसर्स कमिश्नर होंगे इक्विवेलेंट टू IPS जो KPS असल में होंगे। इसके अलावा 6 पोस्ट DIG के इक्विवेलेंट के होंगे, लेकिन उनको DIG डेजिग्नेट नहीं किया जाएगा। अच्छा, हालांकि वो एक चीज जरा इसमें जब आप आगे चलेंगे, एक चीज मुझे जरा और क्लियर करनी है। पहले हम देखते थे IGPs और DIGs, ये कहा जा रहा कि ये IGP का जो वर्ड है इसको भी डाइल्यूट किया गया और DIG का भी वर्ड जो है वो शायद डाइल्यूट किया गया, उन्हें कमिश्नर्स कर दिया गया और डायरेक्टर्स कर दिया गया। ये किस हद तक सही है? क्या कहीं पर ये दिख रहा है आपको इस कानून के अंदर है कि कमिश्नर्स और डायरेक्टर्स के नाम से अभी उन्हें जाना जाएगा? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि जो IGP और DIG है, IGP को अब कमिश्नर बताया गया है और इसके लिए 2 पोस्ट डेजिग्नेट किए गए हैं, कमिश्नर सिविल मिलिट्री लाइजान। हालांकि ये KPS होंगे और इनको जो इस ऑर्डर में बताया गया है कि ये जो दर्जा होगा वो IGP का होगा, यानी IGP IPS होते हैं। और इसके अलावा कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट्स, और ये भी कमिश्नर होंगे, IGP की रैंक होगी लेकिन डेजिग्नेट IGP नहीं होंगी। ये 2 हैं। और तीसरा, इसमें जो 6 पोस्ट जैसा आपने कहा कि DIG के हैं, DIG पोस्ट होगी इक्विवेलेंट DIG के होंगे, लेकिन नाम इसका DIG नहीं होगा बल्कि नाम इसका डायरेक्टर होगा, स्पेशल डायरेक्टर का। जैसे कि 6 पोस्ट्स इन्होंने इसमें ऐड की है, स्पेशल डायरेक्टर ACB, इसके अलावा डायरेक्टर सिविल डिफेंस, डायरेक्टर SDRF, डायरेक्टर होम गार्ड्स जम्मू, डायरेक्टर होम गार्ड्स कश्मीर, और इसके अलावा डायरेक्टर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर, डायरेक्टर कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर लेथपुरा। और साथ साथ एक पोस्ट और इसमें क्रिएट की गई है, डायरेक्टर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, जो ये 6 पोस्ट किए गए हैं। तो कुल मिला के ये दरअसल बात ये है कि आपको याद होगा कि 2017 में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी कहीं मैं देख रहा था, शायद आप जरा इसकी तस्दीक करें, कि जितने भी DIG रैंक के अब ऑफिशियल जाएंगे वो उनका IPS होना बड़ा लाजमी है, उसके बगैर प्रमोशंस नहीं हो सकती हैं। जी, इसमें कैटेगरी भी इन्होंने ये रखी है, अगर हम इस ऑर्डर को सही तरीके से पढ़ेंगे। एक ये कि DIG और IGP का होना IPS जरूरी है, ये इसमें क्वालिफिकेशन है। और जो JKPS ऑफिसर्स को ये इन्होंने रिक्रूटमेंट में ऐड किया है, जैसे मैंने कहा कि 2 पोस्ट्स इन्होंने डायरेक्ट कमिश्नर्स की ऐड की है, हालांकि वो KPS होंगे, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि इनको अब इस ऑर्डर के मुताबिक दर्जा दिया गया है, लेकिन वो कमिश्नर होंगे इक्विवेलेंट टू IGP। लेकिन जो बेसिक IGP की पोस्ट है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, उसका IPS होना लाजमी है, यानी कि उसका जरूरी है कि उसने IPS किया हो। इसी तरीके से DIG का भी सेम इसमें रूल रखा गया, और इसमें क्वालिफिकेशन ये है कि 22 साल की सर्विस होनी चाहिए IGP की और 18 साल की सर्विस होनी चाहिए DIG की। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, एक अमेंड हुआ जी सर्विसेज जो SSRB के हवाले से थी, और दूसरी पुलिस रूल्स हमारे सामने आई। ये कब तब हो रहा है जब हुकूमत बिल्कुल पास है, लेकिन तब भी आप देखेंगे दाखिला जो है वो डायरेक्टली महकमा दाखिला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही देखेंगे। तो इस ज़मन में ये बातें कई दिनों से चल, और जिन लोगों ने दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश या फिर जो दीगर UTs हैं वहाँ के सिस्टम को देखा होगा, तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन और कॉपी बनते हुए यहाँ पर भी नजर आती। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा बात सियासत की भी करते हैं। रियासत की सियासत कहाँ की ओर जा रही है, क्या कुछ चल रहा है, मामलात कहाँ पर है, माजी ने हमें क्या पढ़ाया था उसे भी याद दिलाने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बने रहेगा हमारे साथ।